गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसको आरबीआई ने 2016 में लॉन्च किया था कॉर्पोरेट डेट के रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको एक ब्रीफ देना चाहूँगी 2016 के बारे में। 2016 में ऐसा क्या हुआ था कि जो जनवरी टू मार्च एक पीरियड था ना, जो फोर्थ क्वार्टर था 2015-16 फाइनेंशियल ईयर का, उसमें आरबीआई ने ऑब्जर्व किया था कि एनपीएस यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बैलेंस शीट्स को देखें तो उसमें इतने ज़्यादा एसेट्स हैं जो कि नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में। और जब कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट को चेक किया गया या उनको रिव्यू किया गया तो देखा गया कि बहुत ज़्यादा लोन उन्होंने ले रखा है जिसको वो वापस पे बैक नहीं कर पा रहे। तो इससे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा मनी रुका हुआ था, हॉल्ड था, क्योंकि वो किसी प्रोडक्टिव यूज़ में नहीं आ रहा था। कॉर्पोरेट्स उन लोन को वापस दे नहीं पा रही थी और एट द सेम टाइम जो बैंक्स थे उनके यहाँ पे असेट्स तो शो हो रहे थे बैलेंस शीट में, लेकिन वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स थे। तो उस टाइम आरबीआई ने एक बहुत ज़्यादा एक टैगलाइन बहुत फेमस हुई थी, क्लीनिंग ऑफ द बैलेंस शीट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उन्हीं के जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की जो कैटेगरी थी सबसे ज़्यादा थी। उस दौरान जो आरबीआई था उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी थी कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए और डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, जैसे 525 SDR दैट इज स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम, और एक स्कीम जो ये है सस्टेनेबल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट्स, जिसको S4A स्कीम भी बोला जाता है और जिस बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। The scheme was launched by RBI in 2016 to address the issues of rising debt of corporate sector and strengthen the lender's ability to deal with the stress assets. अब क्या हो रहा था, कॉर्पोरेट्स तो बहुत ज़्यादा लोन ले लेते थे, लेंडर एंड में हेल्पलेस लेंडर कौन, जो बैंक्स हुए या ग्रुप ऑफ बैंक्स हुए जो कि बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स को फंड्स देते हैं। एंड में क्या होता था, जब वो पे बैक नहीं कर पाते थे तो वो हेल्पलेस हो जाते थे। क्यों? क्योंकि जब तक वो लोग रीपे नहीं करेंगे जो कॉर्पोरेट्स हैं डेट को, या इन केस आप मान लीजिए अगर बैंक्स ने केस भी कर दिया है कंपनीज़ के ऊपर कि लोन वापस नहीं दे रहे हैं, या इवन इफ़ दे आर सेलिंग ऑफ द असेट्स, जो सिक्योरिटी के अमाउंट में कोई असेट गिरवी रखते हैं उसको बेचेंगे, तो इन सब चीज़ों में टाइम लग जाता है। तो टिल द टाइम तो वो जो कैश है वो ब्लॉक्ड है, लोन की रीपेमेंट नहीं हो रही है, जहाँ लोन क्रिएट करना चाहती थी बैंक्स वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेमेंट नहीं हो रही है। तो इसको ऐसे असेट्स को स्ट्रेस असेट्स कहते हैं, जहाँ पे डेट की सर्विसिंग मतलब इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हो रही है। तो इस स्कीम के थ्रू जो एक एम था वो ये था कि जो लेंडर की एबिलिटी थी उसको स्ट्रेंथन करना to deal with stress assets, also called as S4A scheme. Under this, the debt of a company is bifurcated into two parts, namely sustainable and unsustainable debts based on the cash flow of the company project. तो क्या हो रहा था, मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी ने 1000 करोड़ का लोन लिया है, ठीक है, तो इसमें से जो वो लेंडर है वो ये बाइफरकेट और बाइफरकेट मतलब होता है डिवाइड करना, तो वो ये डिवाइड करेंगे कि सस्टेनेबल डेट कितना है और अनसस्टेनेबल डेट कितना है। तो सस्टेनेबल डेट तो वो है जिसकी सर्विसिंग प्रॉपरली हो रही है, मतलब जितने अमाउंट पे ठीक टाइम पे इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है और प्रिंसिपल का रीपेमेंट हो रहा है। और अनसस्टेनेबल डेट वो होता है जिस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है कॉर्पोरेट द्वारा। तो लेंडर इस केस में क्या कर रहा है, स्कीम के अंडर बाइफरकेट कर रहा है लोन अमाउंट को सस्टेनेबल डेट और अनसस्टेनेबल डेट में। द सस्टेनेबल डेट ऑफ अ कंपनी शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द एग्जिस्टिंग डेट एंड द अनसस्टेनेबल डेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इसमें क्या हो रहा था, अगर इस स्कीम को क्वालिफाई मतलब अगर ये देखना है कि कोई कॉर्पोरेट एलिजिबल है इस स्कीम के अंडर रीस्ट्रक्चरिंग के लिए या नहीं, तो जो सस्टेनेबल डेट है वो मिनिमम से मिनिमम 50% होना चाहिए एग्जिस्टिंग डेट का। तो अगर हम 1000 करोड़ का डेट देख रहे हैं तो इसका 50% हुआ 500 करोड़। तो सस्टेनेबल डेट मतलब 500 करोड़ का तो कम से कम सस्टेनेबल डेट होना ही चाहिए था, या 50% से ऊपर मतलब 500 करोड़ या प्लस होगा, तभी वो कॉर्पोरेट एलिजिबल होगी
इस स्कीम के अंडर रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, अदरवाइज नहीं होगी। और जो बाकी जो अनसस्टेनेबल डेट है ना, इसको इक्विटी या डिबेंचर में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर इसको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं या डिबेंचर में, तो जो लेंडर है वो यहाँ पे शेयर होल्डर बन जाएंगे, ठीक है। और डेट कितने अमाउंट का रह जाएगा, सिर्फ 500 करोड़ का। और ये सस्टेनेबल डेट था, मतलब इस पे तो ऑलरेडी सर्विसिंग हो रही थी, तो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो अब आपको शायद एक थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा कि जो ये स्कीम है कि क्यों लॉन्च करी गई थी। क्योंकि 2016 एक ऐसा टाइम आया था हमारी इकोनॉमी में जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कॉर्पोरेट मार्केट में और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक ऐसा सेक्टर था जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू थी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लगाई है यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए कि क्या उस टाइम हो रहा था। देखिए, स्ट्रेस असेट्स एडवांसेस स्टैंड एट 12.3% एज ऑफ मार्च 2016। एंड क्या क्या स्कीम्स थी जो मैंने आपको शुरू में इनका रेफरेंस भी दिया था, और क्या टाइम चल रहा था इंडियन इकोनॉमी के लिए। एक मैंने छोटी सी क्लिपिंग भी है नेक्स्ट स्लाइड पे। एम क्या था स्कीम को लॉन्च करने का? सबसे पहला एम था फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। एक तो सिचुएशन है कि 1000 करोड़ का लोन लिया है और वो पूरा का पूरा अटका पड़ा है, और दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट के पास ये था कि कुछ ना कुछ करके हम ऐसा प्लान निकालें कि कुछ इंटरेस्ट पेमेंट वापस आए, या कुछ हम रीस्ट्रक्चरिंग ऐसी करें जिससे कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे जिनके एनपीए बहुत ज़्यादा राइज हो रहे थे, वो अमाउंट थोड़ा कम हो, बैलेंस शीट्स थोड़ी क्लीन हो और इंटरेस्ट पेमेंट वापस चालू हो जाए। सो फर्स्ट एम था फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग was the main aim for which the scheme was devised. It aimed at restructuring of the large loans with an aim to convert some part of the loan to the equity. कुछ पार्ट को तो इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे, और जो सस्टेनेबल पार्ट है वो तो सस्टेनेबल है ही है भाई, उस पर तो ऑलरेडी हमको पेमेंट हो ही रही थी इंस्टॉलमेंट्स की। नेक्स्ट पार्ट, रिस्टोरिंग द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द क्रूशियल सेक्टर्स एज ह्यूज चंक ऑफ मनी वाज स्टॉल्ड इन द लार्ज प्रोजेक्ट। अब क्या हो रहा था, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स ने बहुत बड़े अमाउंट के लोन ले लिए। अब बैंक के पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं ना, तो अब क्या हो रहा था, जो ऑलरेडी पैसे अटक गए, इस वजह से जो लोन की साइकिल है, क्रेडिट साइकिल, वो रोटेट नहीं हो पा रही थी। इसका मतलब जैसे बहुत सारे सेक्टर्स है उनको लोन नहीं मिल पा रहा था। क्यों? क्योंकि लोन का रीपेमेंट ही नहीं हो रहा था। 1000 करोड़ अगर एक जगह चले गए, ये 1000 करोड़ तो बहुत छोटा सा फिगर है। किसी कंपनी ने मान लीजिए 15,000 करोड़ का लोन ले लिया या 10,000 करोड़ का लोन, वो पैसे अटक गए, वापस ही नहीं आ रहे, तो जो और सेक्टर्स जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है वो बैंक्स फुलफिल ही नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि उनके पैसे एक ही प्रोजेक्ट में रुके हुए थे या स्टॉल्ड थे। तो एम ये था स्कीम का कि जो जितना मैक्सिमम हो सकते हैं पैसे को रिवाइव करें, उन जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से निकालें और रेस्ट अमाउंट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दें। अब देख लेते हैं एक बार की फीचर्स ऑफ द स्कीम क्या थे। सो फर्स्ट फीचर ये है कि अंडर S4 स्कीम एन अकाउंट इज कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर रीस्ट्रक्चरिंग इफ total loans in the account by all institutional lender exceeds rupees 500 crore which includes rupee loan as well as foreign currency loan। तो किसी कॉर्पोरेट अगर वो तभी एलिजिबल होती है जब उसका टोटल लोन वैल्यू 500 करोड़ से ज़्यादा है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बैंक का 500 करोड़ फिगर हो। मान लीजिए 3 बैंक्स ने मिलके 500 करोड़ का लोन दिया है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोन इंडियन बैंक्स ने दिया है और कुछ लोन फॉरेन करेंसी, मतलब कंपनी ने बाहर के किसी ऑर्गेनाइजेशन से रेज किया है, बट लिमिट क्या थी, 500 करोड़ या उससे ऊपर के लोन वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट, एन इंडिपेंडेंट एजेंसी इज हायर्ड बाय लेंडिंग बैंक फॉर इवैल्यूएटिंग सस्टेनेबल डेट। जो लेंडिंग बैंक है जिसने लोन दिया है वो एक एजेंसी को अपॉइंट करेगी, इंडिपेंडेंट एजेंसी को, जो कि उनको क्लियर पिक्चर देगी कि कितना अमाउंट इसमें से सस्टेनेबल डेट है जिस पे सर्विसिंग हो रही है, जिससे उन्हें पता चल सके कि क्या ये कंपनी इस स्कीम के अंडर एलिजिबल है या नहीं। Third point, the project should have started its commercial operation and there should be cash flow from the project। तो जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए लोन लिया गया था उसका कमर्शियल ऑपरेशन, मतलब उसमें से कैश फ्लोज आने, उसने जनरेट कैश फ्लो, रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है, तभी उस प्रोजेक्ट को हम इस स्कीम के अंडर ला सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं, स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस हैं, तो वो प्रोजेक्ट
इस स्कीम के अंडर बेनिफिट उठाने के एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। फोर्थ पॉइंट, द प्रोजेक्ट अलाउज बैंक्स टू टेक इक्विटी पार्टिसिपेशन इन द स्ट्रेस प्रोजेक्ट। भाई जितना पार्ट सस्टेनेबल है वो तो आपको जैसे मैंने बता दिया, रेस्ट पार्ट को हम जो अनसस्टेनेबल पार्ट है उसको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब अगर जो बचा कुचा पार्ट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया तो बैंक ओनर बन जाएंगे उस प्रोजेक्ट का उस अमाउंट से जितना पार्ट स्ट्रेस्ड है। तो जैसे अगर देखा जाए 700 करोड़ का लोन था जिसमें से 600 करोड़ तो सस्टेनेबल थे और 100 करोड़ अनसस्टेनेबल डेट के अंडर आता था। इसको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे तो जो बैंक है वो 100 करोड़ का ओनर बन जाएगा उस प्रोजेक्ट के अंडर। Fifth point, one of the main features of this scheme is the test of sustainability as it allows the evaluation of level of sustainable debt for the stressed borrower. Under S4A scheme, the loans are divided into sustainable and sustainable. तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट, बहुत ही अच्छा फीचर है स्कीम का कि इसमें क्लियर पिक्चर मिल जाती थी लेंडर को कि कितना पार्ट सस्टेनेबल है, वेदर इस प्रोजेक्ट को स्कीम के लाना भी चाहिए, उसमें हमें इक्विटी में उसके इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर तो कैश फ्लोज जनरेट ही नहीं हो रहे तो वो मतलब बिल्कुल भी वायबल प्रोजेक्ट नहीं है। तो कोई भी लेंडर जो ऑलरेडी जिसके पैसे और अटके हुए हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो और क्यों अपने पैसे उसको इक्विटी में कन्वर्ट करके अपना लॉस कराएगी। सो बहुत ही अच्छा पॉइंट था और बहुत ही अच्छा फीचर है इस स्कीम का कि इसमें लिबर्टी दी जाती है लेंडर को कि वो इवैल्यूएट करा सके कि प्रोजेक्ट सस्टेनेबल है भी या नहीं है और कितना पार्ट सस्टेनेबल है और कितना अनसस्टेनेबल है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये स्कीम क्यों लॉन्च करी गई थी, क्या मेन फीचर्स हैं इस स्कीम के। और जैसे कि मैंने आपको बताया था 2016 एक ऐसा टाइम आया था हमारी इकनॉमी के लिए जब बहुत सारी स्कीम्स लेके आए थे आरबीआई, क्योंकि एनपीए का अमाउंट जो है वो ऑल टाइम हाई था हमारी इकोनॉमी में एंड स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। जितना आपके लिए ज़रूरी था इस स्कीम के बारे में जानना वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। इसको ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आफ्टर ये द वीडियो इज़ ओवर। थैंक यू मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। स्टे फिट, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।